गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बेटा सभी। तो बेटा आज जो अपना टॉपिक है वो है गुरु बीजाणु जनन। देखिए बेटा, इससे पहले जो है हमने बीजांड यानी गुरु बीजाणु धानी जो है उसकी संरचना पढ़ी थी। इससे जस्ट पहले वाला टॉपिक क्या था? बीजांड या गुरु बीजाणु धानी की संरचना। अगला टॉपिक हम यहाँ पर लेंगे गुरु बीजाणु जनन। जैसे हमने वहां पर लघु बीजाणु जनन पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन। देखिए बेटा, गुरु बीजाणु जनन क्या है कि बीजांड जो होता है, और बीजांड को क्या बोलते हैं बेटा? गुरु बीजाणु धानी। गुरु बीजाणु धानी जो होती है, बीजांड बोल सकते हो या उसे क्या बोल सकते हैं? गुरु बीजाणु धानी। गुरु बीजाणु धानी जो होती है इसमें पाई जाती हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। गुरु बीजाणु धानी या बीजांड जो है इसमें उपस्थित होती हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। जैसे लघु बीजाणु धानी में क्या उपस्थित थी बेटा? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। उसी तरह गुरु बीजाणु धानी में क्या उपस्थित है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। और ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो है ये द्विगुणित अवस्था में होती है। कौन सी अवस्था में बेटा? द्विगुणित अवस्था में होती है। ठीक है। और इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। 4 अगुणित गुरु बीजाणु जो है उनका निर्माण होता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो द्विगुणित अवस्था में है उसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 4 अगुणित गुरु बीजाणु जो है उनका निर्माण होता है। ये क्रिया जो है ये क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। या आप इसे सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि गुरु बीजाणु के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। और सबसे जो सटीक परिभाषा है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं के निर्माण की जो क्रिया है वो गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। ठीक है बेटा। तो कितने गुरु बीजाणु बनते हैं? 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। अब देखिए बेटा, गुरु बीजाणु जनन की जो क्रिया है उसमें 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। और ये चारों गुरु बीजाणु जो होते हैं ये रेखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं बेटा? रेखिक क्रम में व्यवस्थित होती हैं। भाई, गुरु बीजाणु जनन के द्वारा जो 4 गुरु बीजाणु बनते हैं जिन्हें हम गुरु बीजाणु चतुष्क बोलेंगे। जैसे वहां पर हमने क्या बोला था? लघु बीजाणु चतुष्क। तो यहां पर ये क्या कहलाएंगे? गुरु बीजाणु चतुष्क कहलाते हैं। गुरु बीजाणु चतुष्क कहलाते हैं। और ये चारों जो गुरु बीजाणु चतुष्क हैं ये एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित होती हैं। ठीक है बेटा। इन 4 गुरु बीजाणुओं में से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, केवल एक ही गुरु बीजाणु शेष रहता है। ये जो 4 गुरु बीजाणु होते हैं इनमें से 3 गुरु बीजाणु तो क्या हो जाते हैं बेटा? नष्ट हो जाते हैं। केवल एक ही गुरु बीजाणु शेष रहता है और इस गुरु बीजाणु को बोला जाता है सक्रिय गुरु बीजाणु कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे बेटा? सक्रिय गुरु बीजाणु। क्योंकि 3 गुरु बीजाणु जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, केवल एक ही गुरु बीजाणु शेष बचता है जिसे कहा जाता है सक्रिय गुरु बीजाणु। बेटा याद कीजिए,
वहां पर जब लघु बीजाणु चतुष्क बना था तो चारों लघु बीजाणु जीवित थे, जबकि यहां पर 3 गुरु बीजाणु, 4 में से 3 गुरु बीजाणु तो क्या हो जाएंगे बेटा, हासित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। केवल एक ही गुरु बीजाणु शेष रहता है जिसे सक्रिय गुरु बीजाणु कहा जाता है। ठीक है बेटा यहां तक। अब एक बार बेटा थोड़ा ध्यान देना, गुरु बीजाणु जनन किसे कहेंगे कि बीजांड या गुरु बीजाणु धानी जो है उसमें पाई जाती हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो द्विगुणित अवस्था में है, और जब इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं, और यह क्रिया कहलाती है गुरु बीजाणु जनन। और गुरु बीजाणु जनन के दौरान जो 4 गुरु बीजाणु बनते हैं वो एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें गुरु बीजाणु चतुष्क कहा जाता है, जिनमें से 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। केवल एक गुरु बीजाणु ही सक्रिय बचता है, जिसे सक्रिय गुरु बीजाणु कहा जाता है। ठीक बेटा। अब इस सक्रिय गुरु बीजाणु से, भाई एक ही गुरु बीजाणु बचा है, इस सक्रिय गुरु बीजाणु जो है इससे आगे चलकर मादा युग्म कोदभिद का निर्माण होता है। जैसे वहां पर किसका निर्माण हुआ था बेटा, नर युग्म कोदभिद बना था, तो यहां पर क्या बनेगा, मादा युग्म कोदभिद बनता है। और मादा युग्म कोदभिद जो है इसको कहा जाता है भ्रूण कोश। इसको क्या बोलते हैं बेटा, भ्रूण कोश कहते हैं। याद करो जब मैंने आपको बीजांड की संरचना बताई थी तो बीजांड की संरचना में सबसे 5वां जो पार्ट था, सबसे अंतिम जो पार्ट था वो क्या था, भ्रूण कोश। और भ्रूण कोश में सिर्फ आपको इतना ही बताया गया था कि ये सबसे अंदर स्थित होता है और महत्वपूर्ण भाग होता है, और ये बताया था कि उसको आगे बताएंगे। तो अब वो जो भ्रूण कोश है वो किससे बनता है, सक्रिय गुरु बीजाणु से बनता है। यानी ये सक्रिय गुरु बीजाणु अब क्या बनाएगा, मादा युग्म कोदभिद जो है उसका निर्माण करता है। यानी ये सक्रिय गुरु बीजाणु जो है मादा युग्म कोदभिद की प्रथम कोशिका होती है। मादा युग्म कोदभिद की प्रथम कोशिका क्या होती है, सक्रिय गुरु बीजाणु होती है। अगर आपसे क्वेश्चन ये आता है कि भाई लघु या जो नर युग्म कोदभिद है उसकी प्रथम कोशिका क्या है, लघु बीजाणु, और मादा युग्म कोदभिद की प्रथम कोशिका कौन सा है, गुरु बीजाणु बोल सकते हो या इसे सक्रिय गुरु बीजाणु कह सकते हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए एक सक्रिय गुरु बीजाणु से मादा युग्म कोदभिद का निर्माण होता है, और इसी कारण इस विकास को एक बीजाणुज विकास कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बेटा, एक बीजाणुज विकास। ये भी 1 नंबर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक बीजाणुज विकास किसे कहा जाता है। एक सक्रिय गुरु बीजाणु से मादा युग्म कोदभिद का निर्माण होता है, विकास होता है, और इसी कारण इसे एक बीजाणुज विकास कहा जाता है। बेटा समझना एक बार, 4 गुरु बीजाणु बने थे जिसमें 3 गुरु बीजाणु हासित हो जाते हैं, एक गुरु बीजाणु बचता है जिसे कहेंगे सक्रिय गुरु बीजाणु, और ये सक्रिय गुरु बीजाणु मादा युग्म कोदभिद की प्रथम कोशिका होती है। मादा युग्म कोदभिद की प्रथम कोशिका है, और मादा युग्म कोदभिद का दूसरा नाम क्या है, भ्रूण कोश, जो बीजांड की संरचना का एक भाग होता है। ठीक है। और एक गुरु बीजाणु से मादा युग्म कोदभिद बनता है, इसलिए इस विकास को क्या कहेंगे हम, एक बीजाणुज विकास कहा जाता है, क्योंकि एक ही गुरु बीजाणु से मादा युग्म कोदभिद बनता है। ठीक है बेटा यहां तक। अब अगला टॉपिक लेते हैं कि भाई
जो मादा युग्म कोदभिद है उसका निर्माण कैसे होता है और उसकी संरचना कैसे होती है, वो पढ़नी है हमें। इसको मिटा देते हैं सभी को। ठीक है बेटा। अब आप अगला टॉपिक जो है अपना वो है मादा युग्म कोदभिद। मादा युग्म कोदभिद जिसे क्या कहेंगे बेटा, भ्रूणकोश। भ्रूणकोश का निर्माण व संरचना। अगला जो टॉपिक अपना है वो है मादा युग्म कोदभिद यानी भ्रूणकोश की संरचना कैसी है और उसका निर्माण कैसे होता है। तो अगला टॉपिक हो गया मादा युग्म कोदभिद यानी भ्रूणकोश का निर्माण व संरचना। बेटा समझना है इसको अच्छे से अपने को कि मादा युग्म कोदभिद यानी भ्रूणकोश जो है उसका निर्माण कैसे होता है और उसकी संरचना कैसी होती है। ठीक है बेटा। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं कि गुरु बीजाणु जो है, जो एक गुरु बीजाणु बचा था, ये गुरु बीजाणु जो है ये मादा युग्म कोदभिद की प्रथम कोशिका होती है। मादा युग्म कोदभिद की क्या होती है, प्रथम कोशिका। मादा युग्म कोदभिद की प्रथम कोशिका क्या होती है, गुरु बीजाणु। जो एक गुरु बीजाणु बचता है वही मादा युग्म कोदभिद की प्रथम कोशिका होती है। कहने का मतलब इसी गुरु बीजाणु से क्या बनेगा, मादा युग्म कोदभिद बनेगा। अब देखिए बेटा कैसे बनेगा, इसको ध्यान देना है। जैसे ये एक गुरु बीजाणु है अपने पास, एक केंद्रकीय होता है और अगुणित होता है। गुरु बीजाणु जो है ये एक केंद्रकीय है और कैसा है, अगुणित होता है। भाई क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो जो गुरु बीजाणु बने या लघु बीजाणु बने वो दोनों क्या होंगे, अगुणित होते हैं। तो ये भी क्या है, अगुणित होता है। अब इसमें क्या होता है कि इसके केंद्रक में प्रथम समसूत्री विभाजन होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अर्धसूत्री विभाजन केवल युग्मक निर्माण के समय ही होता है, बाकी जो भी विभाजन होंगे वो कैसे होंगे, समसूत्री होते हैं। ठीक है बेटा। तो गुरु बीजाणु जो है उसमें प्रथम समसूत्री विभाजन होता है उसके केंद्रक में, जिससे एक केंद्रक से दो केंद्रकों का निर्माण होता है। भाई एक विभाजन होगा तो एक केंद्रक से कितने बनेंगे बेटा, दो केंद्रक बनेंगे। उसके बाद इसमें दूसरा समसूत्री विभाजन होता है और दूसरे समसूत्री विभाजन से इसमें 2 से 4 केंद्रक बनते हैं। 2 केंद्रक से कितने बनेंगे बेटा, 4 केंद्रक। 1 से 2 बने और 2 से कितने बने, 4। अब इसमें तीसरा समसूत्री विभाजन होता है और जब तीसरा समसूत्री विभाजन होता है तो कितने केंद्रक बनेंगे बेटा, 8 केंद्रक बनते हैं। और 8 केंद्रक इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। ये 8 केंद्रक हैं जो इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं। गुरु बीजाणु जो एक केंद्रकीय है उसके केंद्रक में प्रथम विभाजन हुआ, 2 केंद्रक बने। द्वितीयक विभाजन हुआ, 4 केंद्रक बने। तृतीयक विभाजन हुआ, कितने केंद्रक बने, 8 केंद्रक बन जाते हैं। अब 8 केंद्रक बनने के बाद अब इन केंद्रकों के चारों ओर बनती है कोशिका भित्ति। क्या बनेगी बेटा, कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति देखिए इस तरह बनती है। ये यहां पर 3 कोशिकाएं बन जाएंगी, यहां पर एक ही कोशिका बनेगी और यहां पर भी 3 कोशिकाएं बनती हैं। और ये जो संरचना बनी है जो 7 कोशिकीय है। भाई कोशिका कितनी है, 3,
3 6 और 1 7, 7 कोशिकीय है। और कितने केंद्रकीय है? केंद्रक गिनो कितने, केंद्रक कितने इसमें 8, क्योंकि एक कोशिका में 2 केंद्रक है। तो ये जो संरचना बनी है ये 7 कोशिकीय होती है और 8 केंद्रकीय होती है। 7 कोशिकीय है और 8 केंद्रकीय होती है। और यही संरचना कहलाती है मादा युग्मकोद्भिद। क्या कहलाएगी बेटा? मादा युग्मकोद्भिद, या इसे आप क्या कह सकते हैं? भ्रूणकोश, या इसे आप क्या कह सकते हैं? भ्रूणकोश कह सकते हैं। ठीक है, तो एक गुरु बीजाणु था और इसी गुरु बीजाणु से क्या बना? मादा युग्मकोद्भिद बना। यानी ये गुरु बीजाणु जो है ये मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। समझ में आया बेटा? तो मादा युग्मकोद्भिद का हमने निर्माण पढ़ लिया कि उसका निर्माण कैसे होता है, कि गुरु बीजाणु जो है उसके केंद्रक में एक समसूत्री विभाजन होगा जिससे 2 केंद्रक बनेंगे, दूसरा समसूत्री विभाजन होगा जिससे 4 केंद्रक बनेंगे, तीसरा समसूत्री विभाजन होता है जिससे 8 केंद्रक बनेंगे। 8 केंद्रक बनने के बाद अब उसमें कोशिका भित्ति बनेगी और कोशिका भित्ति बनने पर जो संरचना बनेगी वो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होगी। 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय होती है और यही संरचना मादा युग्मकोद्भिद यानी भ्रूणकोश कहलाती है। क्या कहलाती है? मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश कहलाती है। तो ये हो गया मादा युग्मकोद्भिद यानी भ्रूणकोश का विकास। समझ में आया बेटा? डायग्राम से समझ सकते हैं, एक केंद्रक से 2 केंद्रक, 2 से 4, 4 से 8, 8 के बाद उनमें भित्ति कोशिका भित्ति बनेगी, जो संरचना बनेगी 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय, वो कहलाएगी मादा युग्मकोद्भिद। ठीक है बेटा? यहां तक ये तो हो गया मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण। अब हमें क्या पढ़ना है? मादा युग्मकोद्भिद की संरचना। तो इसको मिटा देते हैं। अब मादा युग्मकोद्भिद जो है उसकी संरचना देखनी है कि मादा युग्मकोद्भिद जो है उसकी संरचना कैसी होती है, कौन कौन से पार्ट होते हैं इसमें और उनके क्या कार्य हैं, वो देखना है हमें। तो एक बार हम मादा युग्मकोद्भिद जो है उसकी संरचना बना लेते हैं। यहां पर उसमें बेटा ये 3 कोशिकाएं यहां पर है, एक कोशिका मध्य में है जिसमें 2 केंद्रक हैं, 3 कोशिकाएं यहां पर हैं। ये जो संरचना है, ये जो संरचना हमने बनाई है, ये है मादा युग्मकोद्भिद। अभी जो आपने पढ़ा था कि किस प्रकार इसका निर्माण होता है। हमें क्या देखनी है? इसकी संरचना देखनी है। देखो बेटा, ये संरचना बीजांड के अंदर बनवाई थी हमने। अब इसकी संरचना को हम यहां पढ़ेंगे। मैंने बताया था बीजांड में भ्रूणकोश की संरचना को नहीं पढ़ा जाता है, भ्रूणकोश की संरचना को अलग से पढ़ा जाता है। तो हम जो भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश का मतलब मादा युग्मकोद्भिद है, उसकी संरचना पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, 3 कोशिकाओं का ये जो समूह है ये कहलाता है प्रतिमुखी कोशिकाएं। ये क्या कहलाएंगी? प्रतिमुखी कोशिकाएं। ये वाली जो कोशिका मध्य में है इसे कहा जाता है ध्रुवीय कोशिका।
ध्रुवीय कोशिका कहा जाता है। यहाँ पर जो 3 कोशिकाएं हैं ये अलग अलग आकार की हैं, जिसमें जो बड़े आकार की होती है उसे कहा जाता है अंड कोशिका, और जो जो छोटे आकार की होती हैं इन्हें कहा जाता है सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिकाएं ये क्या कहलाती हैं? सहायक कोशिकाएं। और इन तीनों का जो समुच्चय है या सम्मिलित रूप से इन्हें कहा जाता है अंड उपकरण। इन्हें क्या कहते हैं बेटा? अंड उपकरण। तो ये 3 चीजें हमें पढ़नी है। प्रतिमुखी कोशिकाएं क्या है, ध्रुवीय कोशिका क्या है, और अंड उपकरण क्या है। ठीक बेटा। तो मादा युग्म कोदबिद यानी भ्रूण कोश की संरचना के बारे में हम बात करेंगे यहां पर। तो इसकी संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं? तो देखिए बेटा, मादा युग्म कोदबिद जो होता है ये अंडाकार संरचना होती है। दिख रही है बेटा? कैसी है? अंडाकार है। और ये जो संरचना है ये 7 कोशिकीय होती है। पढ़ा आपने? 7 कोशिकीय है और 8 केंद्रकीय होती है। 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय होती है। भ्रूण कोश जो एक अंडाकार संरचना होती है, अंडाकार है, जो 7 कोशिकीय है, 7 कोशिकाएं दिख रही हैं आपको, और ये कैसी है? 8 केंद्रकीय संरचना होती है, जिसमें निम्न 3 भाग होते हैं। कितने भाग हैं बेटा? 3 भाग हैं, जिसमें हम सबसे पहला जो भाग लेते हैं इसमें वो है अंड उपकरण। पहला जो भाग है वो है अंड उपकरण। और अंड उपकरण जो है इसको कुछ इस जगह पर अंड समुच्चय भी कहा जाता है। एक ही बात है, दोनों चीजें। अंड समुच्चय कह सकते हो या इसे क्या कह सकते हो? अंड उपकरण कह सकते हो। सबसे पहला जो हम भाग लेंगे वो है अंड उपकरण या अंड समुच्चय। देखिए बेटा, अंड समुच्चय जो है वो कहां स्थित होता है? एक तो बीजांड द्वार की ओर। ये कहां स्थित होता है? बीजांड द्वार की ओर स्थित होता है। देखो बेटा, अगर इसको बीजांड के रूप में बदले हम तो ऐसी संरचना होती है, ऐसी संरचना थी बीजांड द्वार। तो ये अपना पूरा क्या हो गया? बीजांड बन गया। और यहां पर क्या था? बीजांड द्वार। तो अंड उपकरण कहां स्थित होता है? बीजांड द्वार की ओर स्थित होता है। ठीक है। और इस अंड उपकरण में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अंड उपकरण में कितने प्रकार की कोशिकाएं हैं? 2 प्रकार की। एक तो अंड कोशिका है और एक क्या है? सहायक कोशिका। ठीक बेटा। जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं सहायक कोशिका। सहायक कोशिका अंड उपकरण जो है इसकी एक कोशिका लेते हैं सहायक कोशिकाएं। देखिए बेटा, सहायक कोशिकाएं आकार में छोटी हैं। छोटी हैं, दिख रही है बेटा? याद करने की जरूरत थोड़ी है भाई। आकार में कैसी हैं? छोटी हैं। और संख्या में कितनी हैं? 2 हैं। भाई अंड उपकरण जो है इसमें 3 कोशिकाओं का समूह है, जिसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं। पहली कोशिका ली सहायक कोशिका, जो आकार में कैसी है? छोटी है। और संख्या में कितनी है? 2 हैं। 2 सहायक कोशिकाएं हैं। सहायक कोशिकाएं जो हैं इनका कार्य होता है बीजांड काय से पोषक पदार्थों का अवशोषण करना। बीजांड काय से पोषक पदार्थों का क्या करना? अवशोषण करना। यह कार्य होता है। भाई बीजांड काय कहाँ है? ये वाला बीजांड काय बताया था, मृदुतक की कोशिकाओं का यह आवरण होता है जो भ्रूण कोश के चारों ओर है।
तो इस बीजांडकाय से ये पोषक पदार्थों का क्या करती हैं, अवशोषण करती हैं। दूसरा इनका कार्य है कि सहायक कोशिकाएं जो होती हैं ये पराग नलिका को आकर्षित करने वाले रसायन जो हैं इनका स्राव भी करती हैं। देखिए बेटा, पराग नलिका हमेशा बीजांड की ओर गति करती है। पढ़ा आपने, किस कारण, क्यों गति करती है बीजांड की ओर? वो क्योंकि सहायक कोशिकाएं पराग नलिका को आकर्षित करने वाले रसायनों का स्राव करती हैं, जिसके कारण पराग नलिका हमेशा बीजांड की ओर गति करती है। ठीक है बेटा, तो पहला अंड उपकरण का पहला भाग लिया था हमने सहायक कोशिका, जो छोटी होती हैं आकार में, संख्या में 2 होती हैं। कार्य इनका हो गया, एक तो बीजांडकाय से पोषक पदार्थों का अवशोषण करना, और दूसरा है इसका पराग नलिका को आकर्षित करने वाले रसायनों का स्राव करना। ये है सहायक कोशिका और उसके कार्य। ठीक है बेटा, अब दूसरी कोशिका लेते हैं अंड उपकरण की। अंड उपकरण की दूसरी कोशिका कौन सी है भाई, बताओ? दूसरी कोशिका है अंड कोशिका। दूसरी कोशिका है इसकी अंड कोशिका। देखिए बेटा, अंड कोशिका जो होती है, दूसरी जो कोशिका है वो है अंड कोशिका, और अंड कोशिका जो है ये आकार में बड़ी होती है और संख्या में क्या है, 1। बीच वाली जो कोशिका देखिए ये आकार में बड़ी है और संख्या में क्या है, 1। और अंड कोशिका जो होती है ये वास्तव में मादा युग्मक होती है। ये वास्तव में क्या होती है, मादा युग्मक होती है। वहां पर 2 नर युग्मक बने थे, जनन कोशिका ने बनाए थे। यहां पर जो अंड कोशिका है ये क्या होती है, मादा युग्मक होती है, जो सहायक कोशिकाओं से बड़ी होती है और संख्या में 1 होती है, जो क्या होती है, मादा युग्मक होती है। और यही अंड कोशिका निषेचन के पश्चात भ्रूण का निर्माण करती है। निषेचन के पश्चात ये क्या बनाएगी, भ्रूण बनाएगी। सहायक कोशिकाएं जो हैं ये निषेचन के पश्चात हसित हो जाती हैं, क्योंकि इनका कार्य होता है कि बीजांडकाय से पोषक पदार्थों का अवशोषण करना और पराग नलिका को आकर्षित करने वाले रसायनों का स्राव करना। उसके बाद ये हसित हो जाती हैं। जबकि अंड कोशिका जो है वो निषेचन के पश्चात क्या बनाती है बेटा, भ्रूण का जो है निर्माण करती है। ठीक है, तो भ्रूण का निर्माण कौन करती है, अंड कोशिकाएं। सहायक कोशिकाएं निषेचन के पश्चात क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। कार्य क्या हो गया इनका, पोषक पदार्थों का अवशोषण करना और पराग नलिका को आकर्षित करने वाले रसायनों का स्राव करना। तो ये अपना पहला भाग हो गया अंड उपकरण या अंड समुच्चय, जिसमें हमने 2 कोशिकाएं पढ़ी, सहायक कोशिकाएं और अंड कोशिकाएं। ये छोटी होती हैं, 2 हैं, ये बड़ी होती है, 1 होती है, जो वास्तव में मादा युग्मक होती है, जो निषेचन के पश्चात भ्रूण का निर्माण करती है। ठीक है बेटा, तो पहला भाग हो गया अपना अंड उपकरण। अब दूसरी कोशिका लेते हैं भ्रूण कोश की, और भ्रूण कोश का दूसरा नाम क्या बेटा, मादा युग्म कोदभिद। तो दूसरी जो कोशिका है, दूसरी कोशिका लेते हैं बेटा प्रतिमुखी कोशिकाएं। प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। देखिए बेटा, अंड उपकरण कहां उपस्थित था,
बीजांड द्वार की ओर। प्रतिमुखी कोशिकाएं कहां स्थित हैं, ये वाला कौन सा भाग है, निभाग। तो प्रतिमुखी कोशिकाएं जो हैं ये कहां स्थित होती हैं, पहली बात तो ये याद रखनी है कि ये कहां स्थित होती हैं, निभाग की ओर स्थित होती हैं। कहां स्थित हैं, निभाग जो है उसकी ओर स्थित होती हैं। और ये भी 3 कोशिकाओं का समूह होता है। अंड उपकरण भी 3 कोशिकाओं का समूह है बीजांड द्वार की ओर, और निभाग की ओर 3 कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाता है। ठीक है बेटा। प्रतिमुखी कोशिकाएं जो हैं इनका कार्य होता है बीजांड काय से, बीजांड काय जो है उससे पोषक पदार्थों का अवशोषण करना। जिस प्रकार सहायक कोशिकाएं कर रही थी उसी तरह ये भी बीजांड काय से पोषक पदार्थों का अवशोषण करती हैं। ये भी बीजांड काय से पोषक पदार्थों का अवशोषण करती हैं। और प्रतिमुखी कोशिकाएं जो हैं ये निषेचन के पश्चात नष्ट हो जाती हैं। निषेचन के पश्चात क्या हो जाती है बेटा, ये नष्ट हो जाती हैं। जैसे सहायक कोशिका भी नष्ट हो जाती हैं और प्रतिमुखी कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती हैं। दोनों का कार्य है बीजांड काय से पोषक पदार्थों का अवशोषण करना। क्योंकि आपने पढ़ा था, क्योंकि बीजांड काय जो है ये पोषण प्रदान करता है, तो ये प्रतिमुखी कोशिकाएं और सहायक कोशिकाएं बीजांड काय से पोषक पदार्थों का अवशोषण करती हैं। ठीक है बेटा। तो हमने 2 पढ़ ली, एक तो अंड उपकरण पढ़ लिया जो बीजांड द्वार की ओर है, जिसमें 2 कोशिकाएं हैं, सहायक कोशिकाएं और अंड कोशिका। और निभाग की ओर क्या है, प्रतिमुखी कोशिकाएं जो निषेचन के पश्चात क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। अब बेटा तीसरी जो कोशिका आती है भ्रूण कोश की, और तीसरी कोशिका का नाम है ध्रुवीय कोशिका। तीसरी जो कोशिका है वो है ध्रुवीय कोशिका। तीसरी कोशिका कौन सी है, भ्रूण कोश की ध्रुवीय कोशिका। भ्रूण कोश का दूसरा नाम क्या है बेटा, भ्रूण कोश का दूसरा नाम वो क्या है, मादा युग्म कोदबिद, जिसका अंड उपकरण पढ़ लिया, प्रतिमुखी कोशिका पढ़ ली। अब आती है ध्रुवीय कोशिका। देखिए बेटा ध्रुवीय कोशिका क्या है, ये है ध्रुवीय कोशिका। ये भ्रूण कोश के मध्य में स्थित होती है। पहले तो स्थिति की बात करें तो ये कहां स्थित होती है, भ्रूण कोश के मध्य में स्थित होती है। और ये एक ही कोशिका होती है। कैसी कोशिका है, एक ही कोशिका है, लेकिन ये द्विकेंद्रकीय अवस्था में होती है। कौन सी अवस्था में बेटा, द्विकेंद्रकीय अवस्था में ये होती है। यानी इसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं। देखिए बाकी सभी कोशिकाएं देखिए उसमें आपको एक एक केंद्रक है, जबकि ध्रुवीय कोशिका में 2 अगुणित केंद्रक होते हैं। साथ में ये ध्रुवीय जो कोशिका है ये भ्रूण कोश की एकमात्र ऐसी कोशिका है जो द्विगुणित अवस्था में होती है। कौन सी अवस्था में बेटा, द्विगुणित अवस्था में होती है। देखो जो अपना गुरु बीजाणु था वो अगुणित था, उसमें 3 समसूत्री विभाजन हुए थे जिससे 8 अगुणित केंद्रक बने थे। तो 8 अगुणित केंद्रक ने सभी ने तो अलग अलग एक कोशिका बना ली, तो सभी कोशिकाएं अगुणित थी। लेकिन इस कोशिका में 2 अगुणित केंद्रक हैं, और 2 जब अगुणित केंद्रक आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, द्विगुणित कोशिका बनेगा। तो ये जो कोशिका होती है ये कौन सी अवस्था में होती है, द्विगुणित अवस्था में होती है। तो आपको ये याद रखना है, भ्रूण कोश की
एकमात्र कोशिका जो द्विगुणित अवस्था में होती है वो कौन सी है बेटा? ध्रुवीय कोशिका। साथ में ध्रुवीय कोशिका जो है ये भ्रूण कोश की सबसे बड़ी कोशिका भी होती है। ये भ्रूण कोश की सबसे बड़ी कोशिका भी होती है। ये सबसे बड़ी कोशिका है, साथ में द्विगुणित अवस्था में है और ये द्विकेंद्रिकीय होती है। ध्रुवीय कोशिका जो है ये निषेचन के पश्चात भ्रूणपोष बनाती है। ध्यान देना बेटा, क्या बनाती है? भ्रूणपोष। ये था भ्रूणकोश। भाई देखो, भ्रूणकोश जिसमें भ्रूण रहता है, कोश का मतलब क्या आता है? कमरा या कोष्ठक। भाई अंड कोशिका भ्रूण बनाती है आगे चल के निषेचन के पश्चात, तो वो भ्रूण कहाँ रहेगा? इस संरचना में रहेगा। तो इस संरचना को क्या नाम दे दिया? भ्रूणकोश नाम दे दिया। ये जो ध्रुवीय कोशिका निषेचन के पश्चात क्या बनाती? भ्रूणपोष बनाती है। ये कोश है, ध्यान देना बेटा इसको, भ्रूणकोश है, और ये क्या है? भ्रूणपोष। मतलब क्या करेगी? ये भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई निषेचन के बाद प्रतिमुखी कोशिकाएं और सहायक कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? हासित हो जाती हैं। प्रतिमुखी कोशिकाएं भी हासित हो जाएंगी निषेचन के पश्चात, सहायक कोशिकाएं भी हासित हो जाएंगी। बची दो, एक तो अंड कोशिका और एक ध्रुवीय कोशिका। अंड कोशिका निषेचन के पश्चात क्या बनाएगी? भ्रूण बनाएगी। और ध्रुवीय कोशिका निषेचन के पश्चात क्या बनाएगी? भ्रूणपोष का निर्माण करती है। ठीक है बेटा, तो ये है भ्रूणकोश का निर्माण और उसकी संरचना। संरचना में कितने भाग हैं भाई? 3 भाग हैं। अंड उपकरण या अंड समुच्च, जिसमें 3 कोशिकाएं हैं। 2 कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं, बड़े आकार की कोशिका अंड कोशिका। प्रतिमुखी कोशिकाएं निभाग की ओर स्थित हैं। 3 कोशिकाओं का समूह है, निषेचन के पश्चात नष्ट हो जाती हैं। ध्रुवीय कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है, मध्य में स्थित है, एकमात्र ऐसी कोशिका जो द्विकेंद्रकीय या द्विगुणित अवस्था में होती है, जो निषेचन के पश्चात क्या बनाएगी? भ्रूणपोष बनाती है। समझ में आया बेटा? तो ये हो गया भ्रूणकोश जो है उसका निर्माण और उसकी संरचना। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।